तो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माई वीडियो। तो यार आई होप कि तुम लोग सब बढ़िया हो गए। एंड आज हम लोग करने वाले हैं हमारा फर्स्ट क्विक रिवीजन वीडियो, जो कि है 7th चैप्टर यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो आई होप यू विल लाइक इट। एंड चलो यार बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं। तो पहली बात आ जाती है कि यार नर्वस सिस्टम है क्या। एंड वैसे मैं तुम्हें बता दूं यार, मेरा व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने का मन था, बट व्हाइट बोर्ड यार अपने पास है नहीं, वो पहले वाला खराब हो गया। तो देखते हैं कहीं से अरेंज हो पाता है नई वीडियोस में। तो अभी के लिए यार काम चला दो। तो सबसे पहले बात आती है कि यार नर्वस सिस्टम है क्या। तो बेसिकली ये एक नेटवर्क है हमारी नर्व्स का, जो कि सिग्नल, जो हमारे जो भी मैसेजेस होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। एंड ऑब्वियसली इसमें हमारे ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड और बाकी की सारी नर्व्स आ जाती हैं। तो अब जैसे कि हमारा जो यूनिट होता है सेल, जो लाइफ का जो यूनिट होता है वो सेल होता है, वैसे ही जो नर्वस सिस्टम का यूनिट होता है वो होता है न्यूरॉन। एंड न्यूरॉन का डायग्राम बहुत ही आसान डायग्राम है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एंड हो नहीं सकता कि ये तुम्हारे पेपर में ना आए, किसी ना किसी पेपर में तो ये पक्का आएगा। ये आएगा, नहीं तो नेफ्रॉन का आएगा। तो अब हम इसकी लेबलिंग देख लेते हैं। बुक से मैंने मेरे ख्याल एक दो लेबल ऊपर ही लिख दिए हैं। तो सबसे पहले लेते हैं डेंड्राइड। अभी मैंने थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे आर भी आना चाहिए। तो डेंड्राइड्स क्या होती है, बेसिकली इसकी स्टार्टिंग होती है, न्यूरॉन की स्टार्टिंग होती है, जहाँ से ये जो हमारा जो मैसेज है वो लेता है। ठीक है, कैसे लेता है वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, तो अब क्या है, अब डेंड्राइड है, फिर यहाँ पे आके न्यूक्लियस है, क्योंकि हर सेल का न्यूक्लियस तो होता ही है। एंड फिर ये सेल बॉडी है, जो सिर्फ इतना जो पार्ट है ये सेल बॉडी है। एंड ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है पूरा, ठीक है, इसे एक्सॉन कहते हैं या एक्सन, जो भी तुम लोग बुलाओ इसको। ठीक है, तो बुक में ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है, तो ऐसा लगता है कि ये ट्यूब जो है ये एक्सन होती है, बट ऐसा नहीं है। कि ये जो ट्यूब है ये इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, एंड उसके बाद श्वान सेल, ये जो गोले गोले से तुम्हें दिख रहे हैं अंदर, एंड नर्व एंडिंग्स, जो कि जो अगला जो न्यूरॉन होगा उसकी जो डेंड्राइड्स होंगी वो नर्व एंडिंग्स के साथ कनेक्ट होंगी। ठीक है, एंड आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नर्व एंडिंग होती है, जो दूसरे नेक्स्ट जो न्यूरॉन की डेंड्राइड्स के साथ ज्वाइन होती है, इनके बीच में जो गैप होता है उसे हम लोग कह देते हैं सिनैप्स। तो ठीक है, बेसिकली सिनैप्स जो होता है वो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो हल्का सा छोटा सा जो डिफरेंस होता है ना, जो थोड़ा गैप होता है, उसको कह देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो न्यूरॉन होता है ये अपने अंदर से मैसेज ट्रांसमिट करवाता कैसे है। ठीक है, तो मैसेज ना बेसिकली दो तरीके से ट्रांसमिट करे जाते हैं। एक होता है केमिकल वे में, ठीक है, केमिकल्स की फॉर्म में, एंड दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। तो बेसिकली केमिकल सिग्नल्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि केमिकल सिग्नल्स कहाँ बनते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे कोई स्टिमुलस है जहाँ से एक मैसेज आया। ठीक है, तो वहाँ से डेंड्राइड में सबसे पहले मैसेज घुसेगा, एंड यहाँ पे घुसते ही ना यहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज होंगे, जिसकी वजह से यहाँ से ये जो मैसेज होगा वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड फिर वो सेल बॉडी में जाएगा, एंड फिर एक्सॉन से होता हुआ वो नर्व एंडिंग्स में चला जाएगा। ठीक है, अब नर्व एंडिंग्स अब जब स्नैप्स पे पहुंचा, ठीक है, तो वो छोटा सा गैप आया। अब वहाँ से तुम एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो पास नहीं करवा सकते। तो वहाँ से उस छोटे से गैप में से जाने के लिए ना, वो वहाँ पे यानी कि यहाँ पे नर्व एंडिंग्स पे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा केमिकल्स में, है ना। तो केमिकल रिएक्शन दोबारा होएगा अगले उसकी डेंड्राइड में, अगले जो न्यूरॉन होएगा इसके, उसकी डेंड्राइड में दोबारा केमिकल रिएक्शन होगा, फिर वो यहीं पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनेगा। तो ऐसे बेसिकली जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, बट जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होना होता है तब वो बन जाता है केमिकल। तो एग्जाम में तुम्हें हद मार के इसका डायग्राम बनाने को कह देंगे एंड इसकी फंक्शनिंग लिख देंगे। ठीक है, तो फंक्शनिंग तुम्हें बतानी होगी कि ऑब्वियसली यार ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और ये सब जो मैंने तुम्हें बताया, ये तो इसका कैसे हो गया। एंड मेन काम ही करता है जो हमारे मैसेजेस होते हैं उनको ट्रांसमिट करने का। एंड अगर फंक्शनिंग का आया तो तुम इसके जो पार्ट्स होंगे वो भी लिख के आओगे कि किस किस से कंसिस्टेड होता है एंड कौन सा पार्ट क्या करता है। एंड बाकी तो तुम्हें पता ही है। इन शॉर्ट तुम्हें जितना इसके बारे में पता है अभी तक वो सारा तुमने वहाँ पे फंक्शनिंग में लिख के आना है। तो अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में। तो रिफ्लेक्स एक्शंस आर द इनवॉलंटरी एंड इंस्टेंटेनियस मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। तो बेसिकली एक स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में आपको सडन एक रिएक्शन होता है, तो उसे हम लोग रिफ्लेक्स रिएक्शन कह देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कह देते हैं। ठीक है, एंड बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो हमेशा स्पाइनल कॉर्ड से लिया जाता है, तो मैसेज कभी भी ब्रेन तक नहीं पहुंचता है। एंड इसको हम लोग आसानी से स्टडी करेंगे रिफ्लेक्स आर्ट की मदद से, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये बुक वाले से एक बहुत सिंपल और आसान समझने वाला डायग्राम है। ठीक है, तो एक स्टिमुलस होता है एंड स्टिमुलस से आपके रिसेप्टर्स, जो स्किन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होकर वो जो मैसेज भेजते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन से भेजते हैं। तो सेंसरी नर्व्स बेसिकली वो नर्व्स होती है तो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती हैं। ठीक है, एंड उसके बाद जो उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचता है, एंड स्पाइनल कॉर्ड उसको देखती है, एंड उसके बाद जो भी डिसीजन लेना होता है वो लेके रिले न्यूरॉन्स। तो रिले न्यूरॉन्स बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं। तो सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स के बीच में जो
नर्व आती है एंड वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है, वो रिले नर्व होती है। तो रिले नर्व से मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचता है और मोटर न्यूरॉन्स वापस जो मैसेज लेके जाना होता है वो मोटर न्यूरॉन्स लेके जाते हैं एंड वो फिर इफेक्टर जो आपके, फॉर एग्जांपल अगर आपके आर्म पे कुछ लगा पेन या कुछ हीट लगी तो आर्म की जो मसल होगी ना वो आपकी इफेक्टर होगी। तो उस पार्ट तक जिसने काम करना होता है अब उस पार्ट को हटाने के लिए, तो वो होता है इफेक्टर। तो आपके इफेक्टर तक मैसेज आएगा एंड आपका हाथ हट जाएगा। तो अब यहाँ पे जब तुम्हें एक इनवॉलेंट्री वर्ड दिख रहा है तो इससे तुम्हें ऑब्वियसली कन्फ्यूजन होनी चाहिए कि इनवॉलेंट्री एक्शन और एक रिफ्लेक्स एक्शन में क्या फ़र्क होता है। तो वो यहाँ पे होता है। तो इनवॉलेंट्री एक्शन जो होता है वो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में होता है, ठीक है, जो ऑर्गन्स इनवॉलेंट्रीली काम करते हैं, ठीक है। दूसरा ये जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन, ये होता है एक वॉलेंट्री ऑर्गन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा हाथ, ठीक है। अब पार्ट ऑफ डेली रूटीन जो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं वो पार्ट होते हैं डेली रूटीन के। फॉर एग्जांपल हमारी ब्रीथिंग या हमारे हार्ट की बीटिंग, ठीक है। एंड ये होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब जब तक स्टिमुलस नहीं आएगा तब तक एक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, जबकि एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता रहेगा। दूसरा यहाँ पे ब्रेन कंट्रोल करता है और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। स्पाइनल कॉर्ड इसलिए कंट्रोल करती है ताकि ब्रेन तक मैसेज आने में टाइम ना लगे एंड बॉडी को कुछ हार्म ना हो। बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की। एंड आगे बढ़ने से पहले यार, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड बाकी जितनी भी नर्व्स बची तो बॉडी में जाती हैं वो बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यार ब्रेन को हम लोग उसके सीधा डायग्राम से समझते हैं एंड ज्यादा कुछ नहीं है, तो सीधा उसके पार्ट्स की फंक्शंस देखेंगे। तो हमारा ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड है बेसिकली 3 सेक्शंस में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। एंड इसमें तुम्हें मिड ब्रेन का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम्हें सिर्फ फोर ब्रेन का देखना है और ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें हिंड ब्रेन का ही है। एंड सबसे पहले फोर ब्रेन में हमारे पास आता है सेरिब्रम एंड इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑब्वियसली। और ये बेसिकली जितनी भी थिंकिंग प्रोसेस होती है हमारी, जो भी हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, टच करते हैं, बोलते हैं या चलते हैं, तो वो सारी थिंकिंग प्रोसेस मेनली इस ही पार्ट से आती है। एंड इसके बाद आता है हमारे पास हाइपोथैलेमस एंड हिंदी में तुमने सुना होगा ना भाववाचक संज्ञा, ऐसा कुछ होता है जो फीलिंग्स होती है, तो वो सारी बेसिकली ये कंट्रोल करता है। एंड जो ये चीज़ कंट्रोल करता है वो हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, सेक्सुअल एक्टिविटीज, पेरेंटिंग या किसी के भी टाइप कोई फीलिंग्स, अटैचमेंट वगैरह, वो सब ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा तुम्हारी हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे ब्लड प्रेशर, शिवरिंग, प्यूपिल का कंट्रोल, प्यूपिल की डायरेक्शन एंड स्लीप भी यही कंट्रोल करता है। एंड इसके अलावा हाइपोथैलेमस ना पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद से जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसके साथ ब्रेन को कनेक्ट करता है और इससे सारे हार्मोन्स इसके अंडर कंट्रोल आ जाते हैं और तभी ये सारी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाता है। तो अगला आता है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है जो बेसिकली तुम्हारे थायराइड का कारण बनता है। तो अब आती है हमारी हिंड ब्रेन की। एंड हिंड ब्रेन में सबसे पहले आता है पॉन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये बेसिकली आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल करता है और आपकी कुछ सेंसेशंस, जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो वो कंट्रोल करेगा, आपकी हियरिंग कंट्रोल करेगा, आपकी टेस्ट बर्ड्स कंट्रोल करेगा एंड ओवरऑल बॉडी का बैलेंस कंट्रोल करेगा। एंड इसको याद रखने का ना एक बहुत अच्छा तरीका है यार, अगर मैं तुम्हारी गुद्दी के पीछे मारूं तो तुम आगे गिरने वाले होगे ना थोड़े से, तो वो बेसिकली पॉन्स पे लगती है एंड वो पॉन्स बॉडी का बैलेंस हिला देते हैं। तो ये बेसिकली बस याद करने का तरीका है क्योंकि पॉन्स थोड़े से नीचे लेवल पे होते हैं एंड गर्दन के पास तुम्हारे पॉन्स आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। तो हाँ, ये इसका पूरा नाम है, मेडुला नहीं है सिर्फ। और ये कंट्रोल करता है तुम्हारे लिविंग प्रोसेसेस, लाइव जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। एंड ये ब्लड वेसल्स का फंक्शनिंग देखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम देखता है। इसके अलावा अगर तुम लोग कुछ स्वेलो कर रहे हो या स्नीज कर रहे हो तो ये भी तुम्हारा मेडुला ऑब्लोंगेटा देखता है। तो अगला आता है हमारे पास सेरिबेलम एंड लास्ट है। तो वो तुमने करीना कपूर की एड देखी जिसमें वो एक डॉक्टर होती है और बच्ची की मोटर जो स्किल्स होती है वो चेक करी होती है। तो वो मोटर स्किल्स जो होती है ना वो सेरिबेलम का कमाल होता है। मतलब सेरिबेलम तुम्हारे सारे के सारे जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होंगे जो तुम जानबूझ के करते हो, तुम्हारे पोस्चर से लेकर तुम्हारी बात करने तक, वो सारे वॉलंटरी एक्शंस सेरिबेलम कंट्रोल करता है। इवन अगर तुमने कभी वो कोई ऐसे माइंड ट्रिक करी हो अपने हाथों के साथ, तो हाथों की कोऑर्डिनेशन जब तुम लोग करने वाले हो तो वो कोऑर्डिनेशन भी सेरिबेलम कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल अपने सर पे हाथ टैप करना है एंड दूसरे हाथ से अपने पेट पे उसको गोल गोल घुमाना है। तो वो अगर तुमने एक्सरसाइज की है कभी, तो मतलब नहीं की तो अभी ट्राई कर सकते हो, बट वो कमाल तुम्हारे सेरिबेलम का होता है। तो अभी क्वेश्चन आता है पेपर में, वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कौन से पार्ट्स कंट्रोल करते हैं। तो इनवॉलंटरी एक्शंस हमेशा मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करेगा एंड वॉलंटरी एक्शंस आपके सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों मिलके करेंगे। मतलब कुछ वो करेगा एंड कुछ वो करेगा, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो यार ये है एक छोटा सा समरी, ठीक है, ब्रेन की। एंड तुम इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। एंड तुम लोग कंफ्यूज मत होना यार पोस्चर में एंड बैलेंस में, क्योंकि थोड़े बहुत सिमिलर लगते हैं एंड वहाँ पे तुम लोग कहीं का कहीं लिखा हो तो वो अच्छा नहीं रहेगा। एंड यार सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे जो सेरिब्रम है
तो यहाँ पे स्मेल भी आना है, क्योंकि वो मैंने क्वेश्चन देखा एंड यहाँ पे स्मेल आना चाहिए। और तो स्मेल सेरिब्रम कंट्रोल करता है। एंड दूसरी चीज़ की रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल रहता है, तो कुछ भी रोल नहीं रहता है, बस ब्रेन उसको याद रखता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। ठीक है, तो अब करते हैं यार हम लोग हार्मोन्स के बारे में बात। और हार्मोन्स में हम लोग सिर्फ ह्यूमंस के बारे में, मतलब एनिमल्स के बारे में फ़िलहाल बात करेंगे। एंड सबसे पहले मतलब डायग्राम से करेंगे ऑब्वियसली, तो डायग्राम हमारे सामने ये रहा। एंड सबसे पहले आता है यार हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस कोई ग्लैंड नहीं है, बट ये क्या कहो, एक कंट्रोल यूनिट है पूरे एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम में पूरे ये हार्मोन्स ग्लैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये रिलीजिंग हार्मोन एक्सक्रीट करता है। और तुम लोग कह सकते हो कि यहीं से सारे हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं कि कौन सा हार्मोन कितना जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास पीनियल ग्लैंड, दिख रहा है ना। तो ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज़ करता है, जो कि क्या करता है, वो हमारी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। एंड ये जो मेलाटोनिन है ना, ये रिलीज़ तब होता है जब हम लोग कहीं अंधेरे में हो, तो तभी हम लोग हमेशा लाइट ऑफ करके सोते हैं, तभी नींद आती है जब लाइट ऑफ होती है। ठीक है, वो एक्सेप्शंस हो जाती हैं कुछ लोगों के साथ में, अदरवाइज ऐसे ही होता है कि जब लाइट हो तब ये एक्सक्रीट नहीं होता है। इसके बाद है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है। अब वैसे करता है तो बहुत सारे, बट मेनली ग्रोथ हार्मोन है। एंड जैसा कि नाम से तुम लोग जान सकते हो, अगर ग्रोथ हार्मोन तुम्हारे पास नहीं हुआ तो तुम लोग छोटे से रह जाओगे। एंड इसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड। एंड थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज़ करता है, जो कि हार्ट बीट, मतलब जो हार्ट का पंपिंग का सिस्टम होता है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, या और भी कोई जो लाइफ प्रोसेसेस वाले सिस्टम्स होते हैं ना, उनको कंट्रोल करता है। एंड ऑब्वियसली तुम्हें नाम से तो पता चल ही गया होगा, अगर तुम्हें थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तुम्हें तो नहीं होगी, बड़े लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो वो थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है। एंड थायराइड ग्लैंड के पीछे ही, जस्ट पीछे ही पैराथायराइड ग्लैंड होता है। एंड ये पैराथायराइड हार्मोन या पैराथायरिन कह लो, उसको रेगुलेट सेक्रीट करता है। एंड ये देखता है पूरी बॉडी में कैल्शियम की रेगुलेशन को, मतलब कैल्शियम का जितना भी रेगुलेशन होगा बॉडी में, वो ये कंट्रोल करेगा। एंड उससे जस्ट नीचे खिसक के हमारे पास आ जाता है थाइमस ग्लैंड। एंड थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन नाम का हार्मोन रिलीज़ करता है। और ये हार्मोन ना टी सेल्स को ट्रेन और डेवलप करता है। मतलब टी सेल्स मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, और वाइट ब्लड सेल्स से हमारा इम्यून सिस्टम बनता है। एंड इम्यून सिस्टम अगर अच्छा होगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होगा। तो बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम बनाता है, जो कि बेसिकली जो एडोलेसेंस वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनमें से सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। इसके बाद आता है पैनक्रियाज। एंड पैनक्रियाज पेपर के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये इंसुलिन रिलीज़ करता है। एंड इंसुलिन ना ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। एंड तो वो होता है ना, अगर शुगर की प्रॉब्लम हो गई हो किसी को, तो वो ऐसे नहीं होती कि ज़्यादा मिठाई खा ली तो हो गई। वो जब इंसुलिन का लेवल आपका कम चल रहा होता है ना, तब वो शुगर की प्रॉब्लम होती है। एंड वो शुगर की प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए एक्सटर्नली इंजेक्शंस दिए जाते हैं इंसुलिन के। एंड शुगर की प्रॉब्लम मतलब डायबिटीज़। तो अगला आता है एड्रीनल ग्लैंड, मे बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग ग्लैंड। एंड ये एड्रेनालाइन रिलीज़ करता है। तो एड्रेनालाइन कहाँ काम आता है, जब आपके पास कोई बहुत ज़्यादा टेंस्ड सिचुएशन हो या बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो, तो वहाँ पे कैसे काम आता है, ये आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ कर देगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर देगा, आपके जो लंग्स का जो एयर पैसेज होगा जिसमें आपके ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, वो इंक्रीज़ कर देगा। इसके अलावा आपका पिपल्स का साइज़ बढ़ा देगा, तो आप अच्छे से देख पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपका ग्लूकोज लेवल, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है, वो बढ़ा देगा, स्पेशली ब्रेन तक जो खून जाता है उसमें। तो ओवरऑल ये आपका सोचने में आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है कि आपको सोचना भी है और कुछ करना भी है। तो इसलिए पबजी में लास्ट में एड्रेनलिन सिरिंज बहुत ज़्यादा काम आती है। एंड लास्ट में आते हैं टेस्टिस और ओवरीज। तो बेसिकली दोनों का एक ही काम है, बस हार्मोन अलग अलग सेक्रेट करते हैं। तो टेस्टिस सेक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन, एंड ओवरीज सेक्रेट करते हैं ऑस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन, कुछ भी बुला लो तुम इसको। तो दोनों का एक ही काम होता है, मेल और फीमेल जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे आप उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उन सारे पार्ट्स का डेवलपमेंट, एक मेल और एक फीमेल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट, बस। तो अभी एक पिक्चर है सारे ग्लैंड्स और हार्मोन्स को लेके, एंड कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, तो ज़्यादा ध्यान में देना उन पे। और अगर नहीं दिख रही है अच्छे से फ़ोटो, तो अगर मेरे को याद रहा तो मैं यार लिंक डाल दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। तो अब हम लोग प्लांट्स के कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम से यहाँ पे सीधा सीधा मेरा मतलब है कि प्लांट मूवमेंट कैसे करता है, प्लांट के हार्मोन्स कौन से होते हैं। तो सीधा यार उसी पे चलते हैं। तो अब ऑल सबसे पहले दो मूवमेंट्स ही होती हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नेस्टिक मूवमेंट्स। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं वो जो ग्रोथ का कारण बनती है, मतलब कि जहाँ भी प्लांट की पोजीशन में चेंज आए और वहाँ पे ग्रोथ होने लग रही हो, तो वहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट होगी। और अब नेस्टिक मूवमेंट वो होती हैं जो कि ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं होती है, मतलब जहाँ भी, मतलब अगर नेस्टिक मूवमेंट हुई तो ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ हो। अब वैसे तो ये दोनों ही स्टिमुलस के रिस्पांस में मूवमेंट करती हैं, बट इनमें मेन डिफरेंस ये है कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती हैं वो स्टिमुलस की डायरेक्शन या पोजीशन पे डिपेंडेंट रहती है, जबकि नेस्टिक मूवमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता।
और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रॉपिक मूवमेंट्स में ग्रोथ फैक्टर आ जाता है एंड उसको स्टिमुलस के अकॉर्डिंग या उसके डिकॉर्डिंग ग्रोथ करनी होती है। वैसे तो ये दोनों ही सब डिवाइड हो जाते हैं, बट नेस्टिक मूवमेंट्स का इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स का थोड़ा सा है, तो देख लेते हैं। तो ये डिवाइड होता है 4 में, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म या केमोट्रॉपिज्म। तो तुम्हें देखते तो पता चल गया होगा। तो फोटो मतलब लाइट, मतलब स्टिमुलस लाइट है। जियो मतलब अर्थ, मतलब स्टिमुलस ग्रेविटी है। हाइड्रो मतलब वाटर। केमो मतलब केमिकल। तो ये इन सब के ऊपर ये स्टिमुलस हैं और यहाँ पे ये रिस्पॉन्ड करता है। तो इधर पहले का एग्जांपल सनफ्लावर है, क्योंकि सनफ्लावर सूरज की लाइट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। जियोट्रॉपिज्म में कोई भी प्लांट हमेशा ऊपर ही जाएगा, चाहे तुम उसे टेढ़ा करके भी रख दो तो वो ऊपर ही जाएगा और उसकी रूट्स नीचे की तरफ ही जाएंगी। हाइड्रोट्रॉपिज्म में अगर तुम पानी के थोड़े से दूर किसी प्लांट को लगाओ तो उसकी रूट्स पानी की तरफ अंदर से तैर जाएंगी मतलब। एंड केमोट्रॉपिज्म में मान लो जो ओवरीज होती हैं, जो प्लांट की ओवरीज होती हैं वो पोलन्स बनाती हैं, तो वो होता है केमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल। एंड अब बात कर लेते हैं कि प्लांट्स हार्मोन्स कौन कौन से बनाता है। तो बेसिकली सिर्फ 5 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं एंड उसमें भी 5वां जो होता है वो इथीन होता है, तो वो कार्बन एंड कंपाउंड्स में है, तो तुम्हें उसका पता होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे 4 स्टडी करेंगे। तो प्लांट हार्मोन्स, बेसिकली प्लांट हार्मोन्स वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लांट्स में जो कि एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन में मिलते हैं और इन्हीं की मदद से सारा जो नर्वस सिस्टम होता है प्लांट्स का वो कंट्रोल होता है। तो बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन ना हर एक प्लांट की टिप में मिलता है, तो जहाँ भी टिप होगी ना उसकी शूट की, तो वहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा और एक ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब जैसे तुमने वो देखा होगा, कोई भी बेल होती है तो वो ग्रो करती रहती है, लपेटती रहती है वो, तो वो ऐसे होता है कि ऑक्सीजन टिप में होता है और जैसे उसको पता चलता है कि आसपास कोई सपोर्ट है तो वो सेल्स की स्पीड को बढ़ा देता है, सेल डिवीजन की स्पीड को बढ़ा देता है एंड वो जिस साइड जाना होता है ना उससे दूसरी साइड वो थिक कर देता है ताकि वो इस साइड कमजोर हो जाए और इस साइड मुड़ जाए। ठीक है, इसके बाद आता है साइटोकिनेंस। साइटोकिनेंस ना इन्हीं के साथ मिलके, ऑक्सीजन के साथ मिलके ग्रोथ को प्रमोट करता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, उसकी डेवलपमेंट करता है और ये एंटी एजिंग इफेक्ट भी लाता है। गिबरलिंस सिस्टम इलोंगेशन में मदद करता है एंड बस यही करता है। एब्सिसिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन और एब्सिसिक एसिड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग स्टोमेटा के टाइम पे मिलता है हमें, और ये तो या तो तब मिलता है जब ट्रांसपिरेशन नहीं चाहिए होती है या फिर जब एक्सेस हो जाती है CO2 की और ज़्यादा CO2 नहीं चाहिए होती है। दूसरा काम ये करता है इनहेबिटेड सीड ग्रोथ, सीड जर्मिनेशन। तो ओवरऑल इसका काम बस रोकना ही है सब कुछ। एंड तो बस यार हो गया बस चैप्टर। अब तुमने पता नहीं नोटिस किया हो या नहीं किया हो, कितने सारे कट्स में बनी है वीडियो। तो ये वीडियो बनाने के लिए मेरे को 7-8 दिन लग गए क्योंकि पेपर चल रहे हैं एंड 2-2 मिनट की वीडियो शूट कर पा रहा था। तो आई होप यार तुम लोगों को ठीक लगी होगी वीडियो एटलीस्ट। तो कमेंट्स में अपना प्यार दिखाना, गुस्सा दिखाना, जो भी दिखाना है दिखाना। और काफ़ी मेहनत लगी यार ये वीडियो बनाने में, क्योंकि इस टाइम ना सोचना पड़ता है आपको कि कितना बताना है कितना नहीं बताना है, तो बस उसी में थोड़ा टाइम लग जाता है। वैसे मैं ऐसी वीडियो आधे घंटे के अंदर डाल सकता हूँ, बट यार इतने सारे रीटेक्स लेने पड़ते हैं ना, तो बस पूछो मत यार। तो ठीक है यार, आज के लिए बहुत है एंड अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के क्विक रिवीजन के साथ। और क्विक रिवीजन तो नहीं है यार, मेरा मन था कि 15 मिनट से पहले बना दूं, बट हो गया 15 मिनट एक्सीड, तो सॉरी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा, बाय।